हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा यह वीडियो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद का। ठीक है कि क्या क्या होता है, कौन बनता है, क्योंकि मैंने पिछले बताया था कि औरंगजेब के बाद कोई सही से शासक बन नहीं पाया, शासन कर कर ही नहीं पाया, क्योंकि ये यहाँ से धीरे धीरे यहाँ का पतन होना शुरू हो गया था। अयोग्य ये सब थी चीजें थी, इन लोग के अंदर क्षमता नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि कुछ औरंगजेब के मृत्यु के समय दरबार में कितने लोग थे, किसका गुट था, किसका बोलबाला था। ठीक है, क्योंकि गुटों का इसमें बहुत महत्व है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हमारा गुट आता है सैयद बंधु का। ठीक है, इसे किंग मेकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें ये दो भाई रहते हैं, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली बरा, ये दोनों भाई। ठीक है, इनका बहुत बोलबाला होता है। इसके अंदर और भी गुट होते हैं, लेकिन ये दोनों ज्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक किंग मेकर के नाम से फेमस है, क्योंकि इन लोगों ने टोटल चार चार मुगलों को बनाया शासक। ठीक है, पहला कौन था? फर्रुखसियर, रफी उद दर्जात दर्जात और रफी उद दौला और मोहम्मद शाह, इन चारों को इन सैयद बंधुओं ने बादशाह बनाए। ठीक है, और अगला आता है तुरानी गुट। ठीक है, यह तुरानी दल। ठीक है, तुरानी दल आता है, इसमें थे चिनकिलीज खां, चिनकिलीज 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 खां। ठीक है, चिनकिलीज खां, अमीन खां, जकरिया खां। ठीक है, ये चार लोग आते हैं, और ये अफगान के सुन्नी मुसलमान थे। अफगान या कह लीजिए, या फिर वो मिडिल इंडिया, उधर मिडिल एशिया का। ठीक है, अब ईरानी गुट ये सिया मुसलमान थे, जिसके अंदर आते थे जुल्फिकार खां, सआदत खां, सआदत खां। ठीक है, सआदत खां, अमीर खां, इसहाक खां, और अफगानी गुट में अली मोहम्मद खां और मोहम्मद मंगस। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या क्या होता है। ठीक है, ये समझ लीजिए, क्योंकि लोगों का बहुत हाथ रहता है। ठीक है, आगे जब मैं बताऊंगा तो इसमें इन लोगों का हाथ है। सबसे मेन कौन है? सैयद बंधुओं का हाथ होता है। ठीक है, अब देखिए औरंगजेब इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। औरंगजेब का मृत्यु जाता है 1707 में, और इसके टोटल 3 पुत्र होते हैं। ठीक है, और पहला पुत्र इसका मुअज्जम, जो कि काबुल का सूबेदार रहता है। दूसरा पुत्र मुआजम, गुजरात का सूबेदार। और मोहम्मद कामबख्श, जो बीजापुर का सूबेदार रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इन तीनों में आपसी राजगद्दी में बैठने के लिए संघर्ष होता है। पहला होता है मुअज्जम और आजम के बीच में। ठीक है, मुअज्जम और आजम के बीच में होता है। ठीक है, 1707 में मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ, 1707 में। समझ में आया? 1707 में हुआ कहाँ? आगरा और धौलपुर के बीच में एक स्थान है जाजऊ, वहां पर ये इन दोनों का संघर्ष होता है, और विजय कौन होता है? मुअज्जम विजय हो जाता है, और यह उपाधि ग्रहण करता है बहादुर शाह प्रथम का। ठीक है, गद्दी में बैठ गया, बहादुर शाह प्रथम को उपाधि धारण कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद 1709 में किसका संघर्ष होता है? छोटे वाले मोहम्मद कामबख्श, जो कि बीजापुर का सूबेदार था। इसने बीजापुर के समीप ही एक स्थान पर होता है, और इसमें कौन विजय हो जाता है? का ये मुअज्जम भी विजय हो जाता है। इसमें भी विजय कौन होता है? मुअज्जम। अब एक पूर्ण तरीके से बन गया बादशाह। ठीक है, अब आगे देखिए, बात इसके बारे में देखेंगे इसने क्या किया। ठीक है, 1707 से लेकर 1712 12 तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, अब देखिए इसने मराठा और राजपूतों से मैत्रीपूर्ण नीति बनाई। ठीक है, और लेकिन सिखों के साथ इसका पुरस्कार और दंड की इसकी नीति रही। अब देखिए कैसे रही, क्योंकि सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को इसने उच्च मनसब देकर पुरस्कार नीति अपना ली। ठीक है, अब इसके बाद दंड किसको दिया? बंदा बहादुर, जो कि ये सिखों का नेता था, बंदा बहादुर। ठीक है, इसने बगावत कर दिया, और इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये चले गए। ठीक है, कार्रवाई करने के लिए सैनिक अभियान किए, और उसी सैनिक अभियान में 1712 में इसका बहादुर शाह का मृत्यु हो जाता है। ठीक, यहाँ पर मृत्यु उसका होता है 1712 में। अब इसको देखिए, ये मतलब कि ये ज्यादा रुचि नहीं रखता था। ठीक है, इस हिसाब से इसको रुचि कार्य में और अपने अभियान में रखना चाहिए, रुचि था नहीं, इसीलिए इसका नाम ये लोग मतलब कि बुलाते बुलाते हैं शाह ए बेखबर। ठीक है, इसको शाह ए बेखबर के नाम से बुलाया जाता था। अब देखिए इसका एक पुत्र होता है, इसका एक पुत्र
जहादर, मतलब कि एक पुत्र जहादर शाह जो सफल हुआ, लेकिन इसके पुत्र थे चार। एक जहादर, जहांदार शाह, अजीम शाह, ठीक है, और रफी उस शान और जमान शाह, ठीक है। अब इन चारों में हुआ संघर्ष, इसमें विजय कौन हुआ? सबसे बड़ा वाला सफल हो गया। अब देखिए जब ये फिर गद्दी में यहाँ बैठा 1712-13 सबसे छोटा इसका कार्यकाल, ठीक है, मुगलों में से जितने भी बादशाह बने। अब देखिए यह बना कैसे? ईरानी दल का इस पर हाथ था। देखिए ईरानी दल है, कहाँ गया ईरानी दल? हाँ देखिए ईरानी दल, यही कौन है? जुल्फिकार का इसके ऊपर हाथ था, सहयोग प्राप्त था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद तो इसने क्या क्या किया? इसने हिंदू और मराठा से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। हिंदू और मराठा वही, मतलब कि राजपूत, ठीक है, राजपूत को मतलब हिंदू वही, राजपूत और मराठा से सेम वाला। और इसने आमिर के राजा थे जयसिंह को इसने मिर्जा राजा सवाई का इसने वो दिया, उपाधि दिया। हाँ तो आपको लोगों को बुक में मिर्जा ही मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम जगह मिर्जा ही लिखा हुआ है। और इसने देखिए मिर्जा शाही सवाई का उपाधि दिया, और उसने उसको जयसिंह को मालवा का सूबेदार बना दिया, ठीक है। अब अगला है अजीत सिंह, जो कि मारवाड़ के राजा थे, ठीक है, इसको इन्होंने महाराजा की उपाधि दी, ठीक है। अब देखिए साहू थे, साहू जो मराठा के पेशवा थे, ठीक है, पेशवा नहीं तो उनको मतलब कि कैद किए हुए थे, लेकिन जब ये आया तो इसे छोड़ दिया इसने, ठीक है, या फिर ये बहादुर छोड़ा गया, ऐसा लिखा नहीं था जो मैं बुक पढ़ा, इसकी वजह से डीप में जाना पड़ेगा, जो कि जल्दी पूछता उछता नहीं है, जो आपको अलग से आपका ऑप्शनल होगा, या फिर आप इतिहास पढ़ते होंगे तब आपको पता होगा। अब देखिए अब थे चौथे और सरदेश मुखी, तो इसको इनको मतलब कि साहू को इसने दिया, मतलब कि चौथ और स्वदेश मुखी वसूलने का अधिकार पूरा दे दिया, जो कि था नहीं। अभी देखिए चौथ क्या था? चौथ ये था कि जो मराठों का जो मेन काम था वो पैसा कैसे मतलब अपना कैसे चलाते थे राजपाट, ठीक है, उसमें क्या करते थे? ये लोग लूटते थे, आक्रमण करते थे, लूटते थे मराठा, ठीक है, छापेमार, यही सब उनका था, ठीक है, युद्ध पद्धति, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि ये लोग जहां पर जाते थे वहां का मतलब कि अगर आपको इनके युद्धों, इनके आक्रमणों से बचना है, मराठा के आक्रमण से बचना है, तो आपको देना पड़ेगा चौथ। और चौथ कितना? आपके जितना भी है उसका एक चौथाई, ठीक है, जितना आपका राजस्व होता है उसका एक चौथाई, ठीक है। और सरदेश मुखी क्या होता है? ये मराठा है, और साहू मराठा के एक क्या है? जन्मवंशी है, ठीक है, जन्म मतलब उसी को वंश के, उसके लिए इनको 1/3 1/10 भाग देना पड़ता था, ठीक है, एक चौथाई हो गया और 1/10वां भाग, ठीक है, ये उनको मिलता रहता था कि आपको आप पर हम आक्रमण नहीं करेंगे अगर आप ये इतना हमें देते रहेंगे पैसा, ठीक है। अब आगे देखिए इसने जजिया कर जो एक हिंदुओं पर लगा रहता है उसको इसने बंद करवा दिया, ठीक है। इजारा व्यवस्था, इसने राजस्व को इकट्ठा करने के लिए, मतलब लेने के राजस्व उतारने के लिए, कर लेने के लिए इसने ये वो अपनाया, क्या नाम है? ठेकेदारी वाला। ठेकेदारी भी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? इजारा व्यवस्था, ठीक है, इसने लागू किया। इसे देखिए लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे क्या? साहिब बेखबर और इसे लंपट मूर्ख, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है? इसी का भतीजा 1713 में फर्रुख सियर सैयद बंधुओं की मदद से इसे अब्दस्त कर देता है, ठीक है। सैयद बंधु कौन है? सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इनके बंद कर देता, क्या करता है? अब्दस्त कर देता है और हत्या करवा देता है। फिर हमारा अगला है फर्रुख सियर, यहाँ पे नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम आगे देखेंगे फर्रुख सियर। तो देखिए फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक रहा, ठीक है। अब ये देखिए फर्रुख सियर दो सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन खां की मदद से बना था, ठीक है। और यह जैसे ही बना तो इसने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन खां को मीर बख्शी का पद दिया। और उसके बाद देखिए इसने 1717 में एक फरमान जारी किया, ठीक है, फरमान जारी किया जो कि अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा सिद्ध हुआ, जो कि ये उसमें लिखा था फरमान में कि व्यापारिक छूट के लिए, ठीक है, जो कि आगे मैं बताऊंगा कंपनी के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री तो शुरू ही हो गया है। अब देखिए उसके बाद इसने बंदा बहादुर जो कि क्या किया था? बगावत किया था, ठीक है, और उसको ये मृत्युदंड दे देता है, जो सिख नेता था। अब देखिए ये इसको जब पता चलता है, ये जब इसको इस अब्दुल्ला खां और हुसैन खां की ज्यादा
चलने लगती है दरबार में, तो इसे डर बैठ जाता है फर्रुखसियर को, और फर्रुखसियर इन दोनों के खिलाफ, सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है। और सैयद बंधुओं को पता चल जाता है कि फर्रुखसियर हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और यहाँ मराठा के बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर इसको अपदस्थ कर देते हैं फर्रुखसियर को, और हत्या करवा देते हैं। ठीक है, और यह इसे घृणित कायर नाम से जाना जाता है। ठीक है, घृणित कायर के नाम से। और यह बहुत धार्मिक सहिष्णु की नीति अपनाया था इसने। ठीक है, और जजिया तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। जजिया करते इससे पहले वाला मोहम्मद साहब भी समाप्ति कर दिया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सैयद बंधु अब किसको बनाते हैं, जो कि किंग मेकर हैं। तो इसने पहला तो इसने बना दिया, जो कि इसने 4 बनाए थे। तो पहला ये हो गया फर्रुखसियर। दूसरा देखिए ये बनाते हैं रफी उद दर्जात को। ठीक है, रफी उद दर्जात को बनाते हैं 1719 में, और ये इसको बीमारी रहती है। ठीक है, ये बीमारी क्या रहती है, मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो फिर ये बनाते हैं रफी उद दौला को। ठीक है, रफी उद दौला को बनाते हैं, और इसे होती है अफीम की लत। ठीक है, अफीम की लत के कारण इसका ही मृत्यु हो जाता है 1719 में। तो मृत्यु हो जाने के बाद इसी के पुत्र रफीउद्दौला का पुत्र रोशन अख्तर को बनाते हैं, गद्दी में बैठाते हैं। ठीक है, ये मोहम्मद शाह के नाम पर। ठीक है, मोहम्मद शाह के नाम पर बनाते हैं। और देखिए रफीउद्दौला को ही हम शाहजहां दूती कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए मोहम्मद शाह। ठीक है, रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम पर गद्दी बैठता है, या 1748 तक कार्यभार देखता है। अब देखिए इसको हम रंगीला कहते हैं, क्योंकि यह मैक्सिमम टाइम हरम में बिताता था। ठीक है, हरम में बिताने के कारण से रंगीला नाम दिया गया। अब देखिए इसके कार्यकाल में मुर्शिद कुली खां बंगाल में स्वतंत्र अपना राज्य बना लिया था, बंगाल को स्वतंत्र कर दिया था। सादत खां अवध को, निजाम उल मुल्क ये चिनक्रीज खां पीछे बोला जाता है उसे, निजाम उल मुल्क को चिनक्रीज खां हैदराबाद को बना लिया था। चूड़ामन और बदन सिंह भरतपुर, अब इस चूड़ामन पहले से हो गए थे। ठीक है, अब देखिए नादिर शाह 1739 में आक्रमण करता है मोहम्मद शाह के ही काल में। ठीक है, मोहम्मद शाह के ही काल में यह आक्रमण करता है। और अहमद शाह अब्दाली जो कि ये फारस का, ठीक है, फारस का ये शासक था और इसका उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली। ये 1748 में पहली बार पंजाब में आक्रमण करता है, फिर उसके बाद पानीपत के युद्ध मराठा के साथ करता है। ठीक है, अब उसके देखिए इसके बाद अहमद बहादुर शाह, इसके बाद बनता है अहमद बहादुर शाह। अहमद बहादुर शाह 1748 में 1754 तक रहता है। अहमद शाह अब्दाली के नाम आक्रमण से बहुत फेमस है, समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि इसी के काल में सबसे ज्यादा अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। ठीक है, अब देखिए इसके काल में एक थी राजमाता उधम बाई, जो कि प्रशासनिक कार्यों में बहुत ज्यादा भूमिका निभाई थी। ठीक है, अत्यधिक हस्तक्षेप की, तो उनको एक उपाधि दिया गया किबला ए आलम। ठीक है, उपाधि दिया गया किबला ए आलम। उसके देखिए फिर जावेद खां, ठीक है, नवाब बहादुर को उपाधि दिया गया जावेद खां को, और सफदर जंग वजीर। ठीक है, सफदर जंग जो कि इसका वजीर था, अहमद शाह का बहादुर का वजीर था सफदर जंग। ठीक है, अब इसी को क्या करता है इमाद उल मुल्क, जिसका नाम है गाजी उद्दीन। ठीक है, इमाद उल मुल्क, इसको गाजी उद्दीन के नाम से जाना जाता है। इसने जो वजीर था सफदर जंग, इसको अवदस कर देता है। ठीक है, किसकी मदद से? मराठा सरदार मल्हार राव की मदद से अवदस करके अपने बन जाता है, यह वजीर बन जाता है। ठीक है, अब वजीर बनने के बाद ये 1754 में डायरेक्ट अहमद शाह बहादुर को ही क्या कर देता है, अवदस कर देता है। ठीक है, अवदस कर देता है। यहाँ देखिए अवदस कर देता है किसको? बादशाह को अवदस कर देता है। और क्या करता है, यह बनाता है मराठा की मदद से आलमगीर द्वितीय को बनाता है बादशाह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मराठा की मदद देखिए यहाँ भी है, मराठा की मदद देखिए यहाँ भी है, ये बना भी है। देखिए मराठा बहुत हस्तक्षेप होने लगा था इसमें। ठीक है, और इसी के कारण ये ज्यादा हस्तक्षेप उसको कर रहे थे। यहाँ पर क्या नाम है कि कहाँ गया, हाँ मसा अब्दाली से लड़े भी थे। ऐसा लग रहा था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जब वे जीते कि यही मराठा ही दिल्ली पर शासक बनेंगे, लेकिन वो किए नहीं। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बारे में।
तो हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह के काल में नादिर शाह आक्रमण करता है। ठीक है, नादिर शाह के बारे में कुछ हम देखते हैं। नादिर शाह देखिए भारत पर आक्रमण करता है 1748-39 में। ठीक है, आक्रमण करता है और ये फारस का शासक था और इसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए और इसमें मुगल मुगल से इसका सामना फरवरी 1739 में हुआ। ठीक है, करनाल के मैदान में, और जहां पर यह क्या हो जाता है, विजय हो जाता है। ठीक है, यह विजय हो जाता है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह को बंदी बना लेता है। ये टोटल 50 दिनों तक भारत में रहता है और लूटपाट खूब करता है, मारता काटता है। और जो मुगलों का सिंहासन है, तख्त ए ताउस, इसको ये अपने साथ ले जाता है। और जो उनके ताज है, मुगलों का ताज था, उसमें सबसे दुनिया का सबसे महंगा जो हीरा कोहिनूर उसमें लगा होता है, उसको भी लेकर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इसका उत्तरदायी होता है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, इसका उत्तरदायी नादिर शाह का अहमद शाह अब्दाली होता है, जो कि दुर्रे दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है युग का मोती। ठीक है, यह देखिए मोहम्मद शाह के लास्ट टाइम में आक्रमण करता है, 1748 में आक्रमण करता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए मोहम्मद शाह आक्रमण करता है तो बंदी बन लिया गया होता है। ठीक है, आक्रमण किया, उसके बाद अहमद शाह बना इसके बाद। ठीक है, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह बन जाता है और अहमद शाह के ही काल में सबसे ज्यादा क्या हुआ, आक्रमण करता है। ठीक है, अहमद शाह के काल में सबसे ज्यादा अहमद शाह इसी के कारण फेमस भी है। ठीक है, अब देखिए जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली का सामना होता है मराठों से। ठीक है, जैसे कि मैंने जब अभी बताया था कि मराठों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो दबाव बना लिए थे पूरे हर जगह। ठीक है, मराठा तो मराठा इनसे लड़े, सबको लगा कि मराठा जीतेगा तो मराठा दिल्ली में शासन करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों, देखिए यहाँ पे पानीपत पे युद्ध होता है जहां पर मराठों का विजय होता है। ठीक है, मराठों का विजय होता है और मराठों का जो नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव राव। ठीक है, सदाशिव राव नेतृत्व कर रहे थे मराठों का। ठीक है, यह उसके बाद यह हार जाता है। फिर उसके बाद यह 1767 में अंतिम आक्रमण करता है अब्दाली, फिर यह वापस चला जाता है। और यह जाते जाते जितना भी यह इसने साम्राज्य को विजित किया था, इसमें रोहिला सरदार को देता है, रोहिला सरदार नजीब उद्दौला को। ठीक है, और यह कहते हैं ये मुगलों के वीर बख्शीश थे, लेकिन फिर ये बाद में अपना रोहिला एक अलग से राज्य बना लेते हैं। ठीक है, स्वतंत्र राज्य। उसके बाद देखिए या मतलब कि ये मुगल क्षेत्र से बाहर वाले राज्य थे रोहिला लास्ट टाइम में एकदम। अब देखिए पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा बाबर का, तो उसमें मैं बताया था अच्छे से। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में बाबर और हेमू के बीच में। और देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ मराठा और अब्दाली के बीच में। ठीक है, जिसमें मराठा का विजय हुआ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात कि दोनों को जो दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत है, इसे यहाँ की बात कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ मराठा और ये अब्दाली दोनों बाहर से आए हुए थे। कोई मुगल इसमें हस्तक्षेप नहीं किया था, मुगल की शक्ति ही नहीं थी, एकदम बिखर गई थी। ठीक है, अब देखिए आलमगीर द्वितीय बना। ठीक है, अहमद शाह बहादुर के बाद आलमगीर बनता है। ठीक है, और यह आलमगीर द्वितीय 1554 से 58 तक रहता है। और देखिए जिसे बनाता है वजीर इमाद उल मुल्क। ठीक है, वो बनाता है जो मराठा के मदद से। ठीक है, और यह इसी का आलमगीर द्वितीय है, इसी का कठपुतली बन के रह जाता है 4 साल तक। ठीक है, कठपुतली बनकर रह जाता है। और 1557 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, अगली वीडियो में आप देखिएगा तो मैं बताऊंगा 1757 का युद्ध प्लासी के। उसी समय ये बादशाह बना था। 1758 में ये वजीर इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या करवा दिया। और वजीर किसको बना दिया, शाहजहां द्वितीय को। ठीक है, और ये शाहजहां द्वितीय कौन है, बहादुर शाह जो प्रथम था उसी का पौत्र है। ठीक है, पोता है। ठीक, समझ गए। अब देखिए अब ये यहाँ तो बना दिया, ये दिल्ली पर। ठीक है, ये दिल्ली में बना तो दिया, ये कहां पर दिया, बना दिया दिल्ली। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर इसी जगह आलमगीर का पुत्र अली गौहर। ठीक है,
अली गौहर, जो कि शाह आलम द्वितीय के नाम से, शाह आलम द्वितीय के नाम से बिहार में था वो, ठीक है। वहां ही अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है और राज करता है, और कई वर्षों तक ये आता ही नहीं है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में शाहजहां, और यहाँ पे देखिए 1759 में और 1876 रहता है, ये स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर लिया। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों से हो रहा था, तो ये मीर कासिम और अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला के साथ देता है, ठीक है। और इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय हो जाता है और ये हार जाता है। कौन? शाह आलम द्वितीय हार जाता है, और हार जाने के बाद यह अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि करते हैं, ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि करते हैं 1765 में। और इसी की वजह से ये पेंशन लेता है, और कुछ काम नहीं करता, और काम ये पेंशन लेने के बाद इससे कुछ करना होना होता ही नहीं है, ठीक है। और उसी जगह में राजपाट करता रहता है जहां वो पहले रहता है, ठीक है। 1772 में देखिए फिर क्या हुआ। 1772 में मराठा सरदार थे महादजी सिंधिया, ठीक है, महादजी सिंधिया, फिर इन्होंने ही इसे लाकर मुगल सिंहासन में बैठाया, कहां पर? दिल्ली में, ठीक है। तो यह 1772 में दिल्ली आया शाह आलम द्वितीय। और देखिए फिर उसके बाद तुरंत अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया, फिर इसकी मृत्यु हो गई, फिर इसका पुत्र बना, जो कि अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने चाहते तो पूरा ले लेते, सिंहासन ही कोई नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों का रणनीति थी, उनका स्ट्रेटजी था, या उनकी कहले स्ट्रेटजी नहीं था, उनका एक परेशानी थी, वो कुछ रीजन था जो कि मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, कि क्यों उसने इसके पुत्र को बनाया, शाह आलम के पुत्र को बनाया, ठीक है। यहां तक आप लिखिए, इसके साथ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए शाह आलम का जो पुत्र है अकबर द्वितीय, यह बैठता है। ये बैठता क्या है, इसे जो अंग्रेज है वो बैठाते हैं, ठीक है। 1806 से 1837 तक, ठीक है, यह अंग्रेजों के द्वारा बैठाया गया, उसका संरक्षण प्राप्त किया हुआ है, ठीक है। और ये पहला बादशाह था जिसे अंग्रेजों से संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। और ये लाल किले से बोलते हैं, लाल किले में सिमटा हुआ ही रह गया, कुछ क्या करे जब अंग्रेज कर रहे थे, ठीक है। और इसमें राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया, ठीक है। ये देखिए, ये बस उपाधि दिया, और इसकी मृत्यु, ठीक है, जब इसकी मृत्यु हुई तो बहादुर शाह द्वितीय बैठा, ठीक है। ये अंतिम मुगल शासक था, ठीक है। यह 57 तक रहा, 1837-57 तक। और ये भी मुगलों के, मतलब कि अंग्रेजों की मदद से बना ही था, ठीक है। और देखिए जफर के नाम से यह शायरी लिखता था, ठीक है, इसलिए इसे पूरा नाम इसका बहादुर शाह जफर से भी जाना जाता है, ठीक है। 1857 के में जो संग्राम हुआ था, उस विद्रोह हुआ था, संग्राम में विद्रोह हुआ था, उसी टाइम यह विद्रोहियों का, जो भी हिंदू विद्रोह किए थे, उनका साथ दिया था। इसी कारण इसे रंगून भेज दिया गया था, ठीक है। रंगून यहाँ पे इसे पेंशन मिलता था, यहाँ ही रहा, और यहाँ 1862 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया पूरा एकदम समाप्त मुगल काल। मुगल काल क्या कहले, मुगल का लास्ट वाला भी ये खत्म हो गया यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय के से, ठीक है। अब हम शुरू यहाँ से करेंगे अंग्रेजों का, ठीक है। अंग्रेज पुर्तगाल कैसे आए, क्या क्या किए, कैसे भारत को गुलाम बना दिए, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुगल काल में आपको जो भी डाउट है, नहीं समझ में आया, जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।